स्टार्ट। किसी का पूरा और सही नाम लिखने का प्रायः स्वागत होता है, तब क्या कारण कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का नाम उसी रूप में लिखने पर हाय तौबा हो रही है। कुछ नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इस पर तरह तरह से आपत्ति की है, जबकि स्वयं डॉक्टर आम्बेडकर अपना यही नाम लिखते थे। इस आपत्ति पर विचार करें तो हमारी बौद्धिकता की दुर्गति दिखती है। निसंदेह है, आपत्ति करने वालों को असली कष्ट रामजी से है। यदि डॉक्टर आम्बेडकर के पिता का नाम रामजी के बदले कोई प्रमोद जी, प्रशांत जी आदि होता, तब शायद ही कोई वितंडा होता, लेकिन वह रामजी होने से हर कार्यालय में रामजी का नियमित स्मरण होगा, इससे बौद्धिकों को तकलीफ है। यही बात ध्यान देने की है। रामजी या राम नाम से बैर, यह यहाँ बौद्धिक शैक्षिक विमर्श और गतिविधियों में बार बार दिखा है। अयोध्या में राम मंदिर प्रश्न पर भी कई इतिहासकारों और अंग्रेजी मीडिया ने जोरदार तरीके से रामजी के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था। 1989 में JNU के इतिहास विभाग द्वारा पॉलिटिकल एब्यूज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का राजनीतिक दुरुपयोग नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, हरबंश मुखिया, मृदुला मुखर्जी आदि 25 वामपंथी उसके लेखक थे। उसमें राम को परिकल्पना बताया गया था। इन्हीं इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों की बातों के बल पर फिर अमेरिकी लेखिका वेंडी डोनिजर ने द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री 2009 नामक किताब लिख डाली। इसमें भी राम जी का तरह तरह से मजाक बनाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास पाठ्यक्रम में भी 300 रामायण जैसे लेखों के माध्यम से राम जी के प्रति ऊल जलूल ही पढ़ाया जाता रहा। फिर जब तमिलनाडु में राम सेतु तोड़कर व्यापारिक मार्ग बनाने पर उद्वेलन हुआ, तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम मिथकीय चरित्र हैं, इसलिए राम सेतु भी गल्प है, अतः उसे तोड़ने में कोई सांस्कृतिक बाधा नहीं है। अभी 4 वर्ष पहले लोकसभा चुनाव के दौरान एक मंच पर रामजी का चित्र लगा होना देश के चुनाव आयोग को ठीक नहीं लगा था, जबकि उसी चुनाव आयोग को अन्य धर्मावलंबियों द्वारा अपने पैगंबर के नाम धर्म पुस्तकों और श्रद्धा प्रतीकों के प्रयोग प्रचार पर कभी आपत्ति नहीं की जाती। शासन और सरकार भी उनका ख्याल करते हुए सड़क, चौराहे, रेलवे स्टेशन आदि पर किसी अनजान मामूली तोड़ फोड़ से उन्हें कभी कोई संकोच नहीं होता। यह सब क्या बताता है? यही कि राम जी वास्तविक हों या काल्पनिक अथवा केवल एक शब्द, एक नाम, हर हाल में उनकी उपेक्षा होनी चाहिए, उन्हें दूर रखना चाहिए। वह भी कहाँ? भारत भूमि में, जहाँ अनादिकाल से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विविध स्थान और रीतियां सिया राममय रहे हैं, वहाँ डॉक्टर आम्बेडकर का पूरा नाम लिखने का बौद्धिक राजनीतिक विरोध कितना विचित्र और दुष्टतापूर्ण है, जरा सोचना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर के नाम में शामिल राम शब्द का उपयोग किए जाने पर आपत्ति जताने वाले यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण नाम लिखने के पीछे राम नाम लेने का उद्देश्य है, पर वे क्यों भूलते हैं कि स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने इसे वही सम्मान दिया था जो संपूर्ण भारत में सदैव रहा है। उन्होंने हिंदू समाज की चालू कुरीतियों की आलोचना की थी, हिंदू दर्शन या पुराण की नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर तो बौद्ध धर्म में भी हिंदू ज्ञान का अवदान मानते थे। इसीलिए जब हिंदू धर्म की अनुचित निंदा होती थी तब डॉक्टर अंबेडकर उसका बचाव करते थे। उनके अपने शब्दों में हिंदुओं में सामाजिक बुराइयां हैं, किंतु एक अच्छी बात है कि उनमें उसे समझने वाले और उसे दूर करने में सक्रिय लोग भी हैं, जबकि मुस्लिम यह मानते ही नहीं कि उनमें बुराइयां हैं और इसलिए उन्हें दूर करने के उपाय भी नहीं करते। स्टॉप पैरा। कोरोना महामारी के दौर में यूं तो समाज का हर तबका कई विकट समस्याओं से दो चार होता रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर हुआ है। स्कूलों में पढ़ाई तो लंबे समय तक ठप रही ही, सभी बच्चों के पास सीखने के जरूरी संसाधनों की पहुंच भी नहीं हो पाई। एक स्वयंसेवी संगठन की ओर से कराए गए ताज़ा सर्वे में दिखाई गई यह तस्वीर सचमुच चिंता पैदा करती है कि 60% बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाने की वजह से ऑनलाइन कक्षाओं से आज भी दूर हैं। लगभग 18 माह बाद अब जाकर स्कूल खुलने शुरू हुए हैं। ऑनलाइन शिक्षा से वंचित बच्चों को आगामी कक्षाओं में भले ही प्रमोट कर दिया गया हो, लेकिन उनकी पढ़ाई के स्तर का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बात सिर्फ उन बच्चों की ही नहीं है जो इंटरनेट की पहुंच से दूर रहने के कारण पढ़ाई से वंचित रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिर्फ 20% बच्चे ही पूरी तरह ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो पा रहे हैं। अब भी अधिकांश अभिभावक स्कूल खुलने के बावजूद ऑनलाइन कक्षाओं के विकल्प को प्राथमिकता देना चाहते हैं, लेकिन एक संकट यह भी है कि बच्चे ऑफलाइन कक्षा में जिस तरह से समझ पाते हैं उस तरह से ऑनलाइन कक्षाओं में नहीं समझ पाते। करीब 15 राज्यों में हुए एक अन्य सर्वे में भी डिजिटल कक्षाओं से बच्चों के पढ़ने के स्तर में कमी होने की बात कही गई है। इंटरनेट सिग्नल न मिल पाने की भी बड़ी समस्या है। देखा जाए तो डिजिटल डिवाइड के इस दौर से एक बड़ा तबका प्रभावित है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की ओर से कराया गया एक अध्ययन भी बताता है कि भारत में केवल 27% परिवार ही ऐसे हैं जहां किसी एक सदस्य के पास इंटरनेट सुविधा है। ऐसे में कई निजी व सरकारी सेवाओं के डिजिटल स्वरूप का फायदा भी सभी को नहीं मिल पा रहा। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने डिजिटल डिवाइड को लेकर चिंता जाहिर की कि गरीब बच्चों को आने वाले सालों में रोजगार कैसे मिलेंगे। यह चिंता इसलिए क्योंकि समृद्ध वर्ग के बच्चों को तो बेहतर डिजिटल डिवाइस पर पढ़ने का मौका मिला, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए यह सपना ही बना रहा। इसका अध्ययन होना ही चाहिए कि कोरोना के दौर में कितने बच्चे स्थायी रूप से स्कूल छोड़ गए। शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सब जगह तकनीकी विभेद
के अपने खतरे हैं। समाधान सरकारों को ही खोजना होगा, अन्यथा आगे जाकर सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन का यह बड़ा कारण बनने वाला है।